हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे हमारा 14 चैप्टर जिसका नाम है प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। इसमें हम प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं और वृद्धावस्था की विशेषताओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रौढ़ावस्था का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। ऐसा समझा जाता है कि किशोरावस्था पर विकास समाप्त हो जाता है, केवल बुद्धिमत्ता का विकास प्रौढ़ावस्था में होता है। फिर भी प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में कुछ विशिष्ट विकास कार्य होते हैं। जो प्रौढ़ावस्था है उसका क्या मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य होता है। ऐसा माना जाता है कि किशोरावस्था तो विकास समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में बहुत अधिक मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। इसीलिए प्रौढ़ावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के भी कुछ वैकासिक कार्य होते हैं जिनमें विशिष्ट विकास एवं जीवन में विशेष समायोजन के लिए वृद्धजन लगे रहते हैं। इस दृष्टि से हैविघस्ट और लेवियनसन के द्वारा दिए गए परिप्रेक्ष्य अति उपयुक्त है। हम यहाँ हैविघस्ट और लेवियनसन ने जो प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बारे में वैकासिक परिप्रेक्ष्य दिए उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हैविघस्ट के वैकासिक कार्य प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं दी है इसने। सबसे पहले है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था। जीवन साथी चुनना, विवाहित साथी के साथ रहना सीखना, एक परिवार प्रारंभ करना, बच्चे पैदा करना, एक घर की व्यवस्था करना, एक व्यवसाय में लगना, नागरिक दायित्व संभालना और एक महत्वपूर्ण सामाजिक समूह खोजना, ये सारी विशेषताएं होती है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में। कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति ये सब चीज़ें करने लग जाता है। मध्य प्रौढ़ावस्था में प्रौढ़ नागरिक एवं सामाजिक दायित्व संभालना, एक आर्थिक जीवन स्तर स्थापित कर लेना, उसे बनाए रखना, किशोरों को एक उत्तरदायी और प्रसन्न प्रौढ़ में सहायता करना, अवकाश के समय के लिए प्रौढ़ों के कार्यक्रम बनाना, अपने जीवन साथी के साथ एक व्यक्ति के नाते संबंध बनाना, ये सब किस में होता है? मध्य प्रौढ़ावस्था में। मध्यावस्था के मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को स्वीकारना और समायोजन करना तथा वृद्ध माता पिता के साथ समायोजन करना, ये मध्य प्रौढ़ावस्था की स्थिति होती है। इसमें व्यक्ति ये सारे कार्य करने लग जाता है। इसके बाद है वृद्धावस्था। गिरती शक्ति और गिरते स्वास्थ्य के साथ समायोजन करना, सेवानिवृत्ति और घटी आय के साथ समायोजन करना, जीवन साथी की मृत्यु पर समायोजन करना, अपने आयु समूह के सदस्यों के साथ स्पष्ट संबंध बनाना, नागरिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना, भौतिक रहन सहन की संतोषजनक व्यवस्था करना। वृद्धावस्था में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्यक्ति है उसका जीवन साथी चला जाता है या फिर व्यक्ति की मृत्यु उसके पास आने लगती है, बहुत सारी बीमारी उसे हो जाती है, तो उन सभी चीज़ों के साथ उसे क्या करना होता है? समायोजन करना होता है। अपने साथ के लोगों को के साथ एक स्पष्ट संबंध बनाए रखना, सेवानिवृत्ति हो जाती है उसकी, तो उसके साथ उसको समायोजन करना, उसकी आय घट जाती है तो उसके साथ समायोजन करना, ये सब वृद्धावस्था में होते हैं। हैविघस्ट के वैकासिक कार्य जीवन की स्थितियों पर आधारित है। दूसरा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य डैनियल लेविन्सन का है, जिन्होंने केवल पुरुषों के नैदानिक अध्ययनों पर अपने आंकड़े निकाले हैं। ये हमने किसका पढ़ा था? लेविघस्ट का। अब इसके बाद है डैनियल लेविन्सन का, जिसने केवल पुरुषों के नैदानिक अध्ययन पर अपने आंकड़े निकाले हैं। लेविन्सन की अवस्थाएं। परिवार छोड़ना 20 से 24, किशोरावस्था से आरंभिक प्रौढ़ावस्था की ओर ले जाने वाला यह एक संक्रमण काल है, जिसमें घर से बाहर निकलना और परिवार के साथ एक मनोवैज्ञानिक दूरी स्थापित करना शामिल है। यह स्थिति एटिक्सन के पहचान बनाना भूमिका की विस्तार अवस्था के समान है। ये जो आरंभिक जो प्रौढ़ावस्था है उसकी ओर ले जाने वाला एक संक्रमण काल है, 20 से 24 साल। इसमें घर से बाहर निकलना, परिवार के साथ एक मनोवैज्ञानिक दूरी स्थापित करना इसमें शामिल है। मैंने आपको पहले ही बताया ये केवल जो पुरुष है उसके आधार पर निकाली गई है। प्रौढ़ों की दुनिया में प्रवेश आरंभिक 20 से 27 से 29 तक नई खोजों का समय और व्यावसायिक तथा अंतर्वैयक्तिक क्षेत्रों में प्रौढ़ भूमिकाओं के प्रति अस्थायी संकल्पों व प्राथमिक जीवन ढांचे के निर्माण का समय होता है। प्रौढ़ों की दुनिया में प्रवेश। इसके बाद स्थापित होना आरंभिक 30 से आरंभिक 40 वर्ष तक अधिक दृढ़ संकल्पों का समय। कभी कभी इसमें युग और क्लुएन का विस्तार, ये प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का उच्च संबंधी मूल भाव इसमें शामिल हो जाता है। स्वयं अपना सहायक बनना 35 से 39 साल, यह प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का उच्चतम स्तर है, 35 से 39 साल। प्रौढ़ावस्था संबंधी परिवर्तन आरंभिक 40 में होते हैं। ये एक विकासात्मक संक्रमण परिवर्तन काल है जिसमें व्यक्ति को अपनी घटती हुई शारीरिक क्षमता और अपनी मृत्यु संबंधी सत्य का तीव्र आभास होने लगता है आरंभिक 40 में। जैसा कि युग का स्वयं सिद्ध विचार है कि व्यक्ति के नारीत्व संबंधी आयाम भी एकीकृत होने लगते हैं। तो ये सब प्रौढ़ावस्था संबंधी परिवर्तन होते हैं जो कि आरंभिक 40 में हो जाते हैं। पुनर्स्थापन और मध्यवर्ती प्रौढ़ावस्था का आरंभ मध्यवर्ती 40, यह वह काल है जिसमें कुछ पुरुष को नए रचनात्मक स्तर कायम करते हैं किंतु अन्य अपनी जीवन शक्ति ही खो देते हैं। ये जो मध्यवर्ती 40 है इसमें कुछ तो रचनात्मक होते हैं, कोई अपनी जीवन स्तर को ही खो देता है।
विशिष्ट विकासात्मक कार्यों का संबंध व्यक्ति के विभिन्न जीवन स्तरों पर उसके सामने आने वाली सामाजिक मांगों से जुड़ा हुआ होता है। विकासात्मक कार्य प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में, तो उसके साथ कौन कौन सी सामाजिक समस्याएं जुड़ी होती हैं, सामाजिक मांगें होती हैं, उसके आधार पर उसका विकास होता है। जीवन के विभिन्न स्तरों पर सामाजिक मांगों और उनसे उत्पन्न विकासात्मक कार्य समाज की प्रकृति और सांस्कृतिक बंधनों पर निर्भर करते हैं, या समाज किस प्रकार का है, किस प्रकार के सांस्कृतिक बंधन है, उस पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार जो प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के दौरान विकास संबंधी प्रक्रिया व समस्याएं व्यक्तियों के सामाजिक परिदृश्य पर निर्भर करती हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, तो विकास संबंधी जो भी प्रक्रियाएं हैं, समस्याएं हैं, वो सब किस पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का सामाजिक परिप्रेक्ष्य है। ठीक है। प्रौढ़ावस्था की अवधि। आरंभिक प्रौढ़ावस्था का समय 20 वर्ष की आयु के उत्तरोत्तर आरंभ हो जाता है। 20 साल तक किशोरावस्था होती है और जो किशोरावस्था खत्म होती है उसके बाद आरंभिक प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। वास्तव में ये क्या है, युवा काल होता है। 20 के दशक में युवाओं की प्राथमिकताएं होती हैं स्वयं का जीवन, नौकरी और परिवार के मध्य स्थापित करना। मतलब जो 20 साल तक व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में, परिवार के मध्य खुद को स्थापित करने के बारे में, आत्म केंद्रित के बारे में सब सोचने लगता है, ये नवयुवक समाज में अधिक स्वतंत्र और उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका के लिए खुद को तैयार करने के प्रयास में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद 20 के बाद वो कमाने लग जाते हैं, तो अपने आप को एक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। प्रौढ़ावस्था 20 और 30 के दशकों पर पार करके व्यक्ति 40 और 50 के दशक में प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाता है। 20 और 30 के दशक को पार करके 40 में पहुंच जाता है और 50 में पहुंच जाता है, जो कि प्रौढ़ावस्था है। प्रौढ़ावस्था को योग्यता, परिपक्वता, उत्तरदायित्व भाव और स्थायित्व से लक्षित किया जाता है। योग्यता होती है, परिपक्वता पूरी तरह से हो जाती है, उत्तरदायित्वता का भाव होता है, साथ में स्थायित्व भी यहाँ पर आ जाता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति कार्य क्षेत्र में मिली सफलताओं, परिवार और सामाजिक जीवन से मिलने वाली संतुष्टि का आनंद उठाना चाहता है। इस उम्र पर जाकर व्यक्ति जो भी सफलताएं उसे मिली होती है, जो भी उसने कमाया होता है, जो भी उसको सामाजिक जीवन से संतुष्टि है, उसका वो आनंद उठाना चाहता है। व्यक्ति अपने बच्चों की सफलता की कामना करता है, या उसके बच्चे भी हो जाते हैं तो वो अब उनकी सफलताओं की कामनाओं में लग जाता है। महिलाओं के लिए 45 और 50 की आयु के मध्य सेवा रजोव्रती मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है। 45 से 50 साल की आयु के बीच में महिलाओं में मेनोपॉज या रजोव्रती बोलते हैं उसकी स्थिति आ जाती है। रजोव्रती मेनोपॉज के साथ महिलाओं में कई बार असहज पीड़ादायी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण भी आ जाते हैं। अब इसकी स्थिति के साथ शारीरिक बदलाव हो रहा है तो मानसिक विकास, मानसिक बदलाव भी संभव है। असहज पीड़ा भी हो जाती है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण भी आने लगते हैं। इस अवधि के दौरान पुरुष अपनी सेहत, ताकत, क्षमता और यौन क्षमताओं के प्रति ज़्यादा ध्यान देते हैं। कौन सी उम्र में? 45 से 50 साल में पुरुष को अपनी सेहत की, ताकत की, क्षमता की और यौन क्षमताओं की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। वृद्धावस्था की शुरुआत 60 वर्ष की आयु से होती है। इस आयु पर अधिकांश व्यक्ति अपनी नौकरियों से औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वृद्धावस्था में 60 वर्ष तक के अधिकतर सभी अपनी जो नौकरी है उससे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उनमें अपने शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और कभी कभी चिंता विकसित होने लगती है। वो शारीरिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होते हैं। कभी कभी वो कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में सोचने लगते हैं। कोई व्यक्ति वृद्धावस्था से नहीं मरता, यह एक सत्य कथन है। चूँकि वृद्धावस्था जीवन के अंतिम बिंदु के नज़दीक का पड़ाव है, इसलिए मृत्यु को वृद्धावस्था से जोड़ दिया जाता है। चूँकि वृद्धावस्था अंतिम पड़ाव या अंतिम चरण या अंतिम अवस्था होती है, इसलिए ये मानते हैं कि जो वृद्धावस्था है उसमें व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन व्यक्ति वृद्धावस्था से नहीं मरता। वृद्धावस्था के बाद यदि व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु होती है, अंतिम बिंदु होता है ये, इसीलिए इसको वृद्धावस्था को मृत्यु से जोड़ दिया जाता है। वस्तुतः मृत्यु बीमारी से, प्रदूषण से, तनाव और शरीर से संबंधित अन्य कारणों की वजह से होती है। मृत्यु वृद्धावस्था से नहीं होती, मृत्यु बीमारी से होती है, प्रदूषण से, तनाव से और या शरीर से संबंधित कोई भी अन्य कारण है उसकी वजह से मृत्यु होती है। ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति की मानसिक अथवा शारीरिक क्षमताओं में कमी आए। व्यक्ति 80 के दशक के उत्तरार्ध अथवा 90 के दशक में भी हष्टपुष्ट, चुस्त और सामान्य बना रह सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वृद्धावस्था में आके व्यक्ति एकदम कमज़ोर हो जाता है। व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव तक भी हष्टपुष्ट, चुस्त बना हुआ रहता है। ठीक है, और सम्मानीय भी रह सकता है। वस्तुतः वृद्ध व्यक्तियों के पास अथाह ज्ञान, अनुभव और बुद्धि का भंडार होता है जिनका लाभ समाज उठा सकता है। जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके पास अथाह क्या होता है, ज्ञान होता है, अनुभव होता है, बुद्धि का भंडार होता है, जिसका लाभ अन्य व्यक्ति ले सकते हैं, समाज ले सकता है।
प्रौढ़ावस्था और बढ़ती उम्र में होने वाले शारीरिक और बौद्धिक परिवर्तन। अब क्या शारीरिक और बौद्धिक परिवर्तन प्रौढ़ावस्था में जाकर होते हैं? बढ़ती उम्र के साथ कुछ अनिवार्य तथा सभी के साथ होने वाले परिवर्तन घटित होते हैं, यथा ऊतकों में रासायनिक परिवर्तन अथवा एडोप्टिव रिजर्व क्षमता का धीरे धीरे ह्रास। ये कुछ परिवर्तन होते हैं कि जो सभी में सामान्य रूप से होते हैं। जो ऊतक होते हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन होना, एडोप्टिव रिजर्व क्षमता है उसका धीरे धीरे ह्रास होते चले जाना। मध्य प्रौढ़ावस्था के उत्तरोत्तर में कुछ बौद्धिक परिवर्तन भी होने लगते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे और क्रमिक रूप से होते हैं। जो बुद्धि में जो परिवर्तन होते हैं, बौद्धिक जो परिवर्तन होते हैं, वो धीरे धीरे होने लगते हैं। वृद्ध व्यक्तियों में ये ज़्यादा स्पष्ट नजर आने लगते हैं। वृद्ध व्यक्तियों में ये जो परिवर्तन है वो ज़्यादा स्पष्ट नजर आते हैं। इसके बाद शारीरिक परिवर्तन। 30 वर्ष की आयु के पश्चात अधिकांश की क्रियात्मक क्षमता प्रतिवर्ष 0.8 से 1% तक की दर से घटती है। शारीरिक रूप से हम देखें तो क्रियात्मक जो क्षमता है वो 30 वर्ष की आयु के पश्चात धीरे धीरे 0.8 से लेकर 1% तक घटने लगती है। कुछ में जो ये कमी है वह सामान्य होती है, कुछ रोग जनित और कुछ अन्य कारणों अर्थात तनाव, व्यावसायिक परिस्थितियाँ, पोषण स्तर और विभिन्न पर्यावरणीय घटकों से उत्पन्न होती है। कुछ में तो नॉर्मली होती है और कुछ रोगों से जनित होती है। कुछ अन्य कारण जैसे तनाव हो गया, प्रदूषण हो गया, व्यावसायिक स्थितियाँ हो गई, पोषण स्तर हो गया, अन्य पर्यावरण घटक है, उसकी वजह से ये कमी होती है। बढ़ती उम्र के साथ होने वाले प्रमुख शारीरिक परिवर्तन इस प्रकार है। बाह्य परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन और इंद्रिय क्षमताओं में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होता है शरीर में? बाह्य परिवर्तन होता है, आंतरिक रूप से परिवर्तन होता है और इंद्रिय जो क्षमताएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। सबसे पहले है बाह्य परिवर्तन। बाह्य परिवर्तनों से अर्थ है बढ़ती उम्र के बाह्य लक्षण, त्वचा, बाल, दांत और सामान्य शारीरिक अवस्था से जुड़े परिवर्तन प्रमुखतः नजर आते हैं। बाह्य में मतलब त्वचा से संबंधित, बालों से संबंधित, दांतों से संबंधित, ये सब बाह्य परिवर्तन है। झुर्रियाँ जो पड़ने की प्रक्रिया है वो प्रौढ़ावस्था से आरंभ हो जाती हैं। प्रौढ़ावस्था से ही झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। त्वचा मोटी, सख्त और कम लचीली हो जाती है। ये सूखी और ओजहीन व भंगुर हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लगते हैं और उनकी चमक नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। बाल सफ़ेद होने लगते हैं, चमक कम होने लगती है, त्वचा की चमक कम होने लगती है, त्वचा में झुर्रियाँ बढ़ने लगती हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? पतले हो जाते हैं बाल भी। 55 वर्ष की आयु के आसपास लगभग 65% पुरुष क्या हो जाते हैं? गंजे हो जाते हैं। 55 तक आते आते तो 65% पुरुष तो गंजे ही हो जाते हैं। 65 वर्ष की आयु तक 50% व्यक्तियों के सारे दांत गिर जाते हैं। 65 वर्ष की आयु तक लगभग 50% लोग ऐसे जिनके सबके दांत गिर जाते हैं। समय के साथ साथ लार का बनना कम हो जाता है जिसके कारण दांत गिरने का खतरा बढ़ जाता है। लार जो है वो बनना कम हो जाती है, इससे दांत गिरने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद शारीरिक क्षमता 30 वर्ष की आयु से 80 वर्ष तक और उत्तरोत्तर घटती है। जो शारीरिक क्षमता है अधिकांशतः कमजोरी पीठ और पाँव की मांसपेशियों में आती है। सबसे ज़्यादा कमजोरी कहाँ आती है? पीठ में और पाँव की मांसपेशियों में। हाथ की मांसपेशियों पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ता है। ऊर्जा उत्पादन में उत्तरोत्तर कमी आने होती है। जो ऊर्जा है जो हमारे शरीर में बनती है वो भी धीरे धीरे कम उत्पादित होती है। हड्डियाँ नाजुक व भुरभुरी होती चली जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। जो हड्डियाँ हैं वो भी बहुत आसानी से टूटने लग जाती हैं, भुरभुरी और नाजुक हो जाती हैं। उम्र के साथ साथ कैल्शियम डिपॉजिट और जोड़ों की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैल्शियम कम होने लगता है, जोड़ों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। मांसपेशियों के ऊतकों के आकार व क्षमता में कमी आ जाती है। मांसपेशियों के तंतुओं में चर्बी की मात्रा बढ़ने से उम्र के साथ मांसपेशियों का स्वस्थ बनाए रखना और कठिन हो जाता है। जो मांसपेशियां हैं उनको स्वस्थ बनाए रखना और कठिन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि मांसपेशियों के तंतुओं में क्या हो जाती है? चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद है आंतरिक परिवर्तन। अभी हमने जो पढ़े थे वो बाह्य परिवर्तन थे, अब हम देखते हैं आंतरिक क्या आते हैं। आंतरिक परिवर्तन से अभिप्राय बढ़ती उम्र में उन लक्षणों से है जो नज़र नहीं आते या स्पष्ट नहीं होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ साथ ऐसे कुछ लक्षण हैं जो बाह्य रूप से नहीं दिखते हैं, आंतरिक रूप से होते हैं। हमें बढ़ती उम्र के साथ साथ श्वसन प्रणाली, जठरांत्र प्रणाली, हृदय प्रणाली और केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली में होने वाली परिवर्तनों की जांच करनी चाहिए। जो श्वसन प्रणाली में जठरांत्र प्रणाली है, हृदय प्रणाली है और तंत्रिका तंत्र की प्रणाली है, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। श्वसन प्रणाली, उम्र बढ़ने पर सांस लेने की क्षमता में कमी आती है। वायु अंदर लेने के लिए वृद्ध व्यक्ति के फेफड़े युवा व्यक्ति की तुलना में कम विस्तृत होते हैं। श्वसन रूप से संबंधित दिक्कत आती है क्योंकि जो युवाओं के फेफड़े की तुलना में जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके फेफड़े कम फूलते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन
की कमी के कारण वृद्ध व्यक्ति सुस्त, कम जागरूक और कम क्षमतावान हो जाता है। यह हास सामान्यतः वृद्धावस्था की प्रक्रिया का भाग है। अब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती अच्छे तरीके से तो वो सुस्त हो जाता है, कम जागरूक होता है और कम क्षमतावान हो जाता है। ठीक है। जठरांत्र प्रणाली, आयु बढ़ने पर काटने और चबाने की क्षमता घटती है, पाचन एंजाइम का उत्पादन कम हो जाता है, आमाशय और आंतों की गतिशीलता घट जाती है और भूख कम हो जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो जो चबाने की क्षमता है वो कम हो जाती है, काटने की क्षमता है वो कम हो जाती है, जो पाचन एंजाइम है उसका उत्पादन है वो कम हो जाता है, आमाशय और आंतों की जो गतिशीलता है वो कम हो जाती है, जिससे भूख भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हृदय का प्रणाली, हृदय संबंधित प्रणाली जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं सम्मिलित हैं, पर सामान्य बढ़ती उम्र का प्रभाव अपेक्षाकृत धीरे पता चलता है। जो हृदय संबंधी, जो रक्त वाहिकाएं संबंधित जो भी प्रणाली है उसका प्रभाव है, जो भी उसमें परिवर्तन है वो धीरे धीरे पता चलता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ रक्त वाहिकाओं का लचीलापन और रक्त ऊतकों का उत्पादन कम हो जाता है। रक्त के प्रवाह में धमनीय व्यवधान भी देखा जाता है। जो रक्त वाहिका है अर्थात जो हमारे जो हृदय है उससे पूरे शरीर में और शरीर से हृदय में जो रक्त को लाने ले जाने का काम करती है रक्त वाहिकाएं, उनका जो लचीलापन है और ऊतकों का जो उत्पादन है वो कम हो जाता है और रक्त के जो प्रवाह है उसमें व्यवधान भी यहाँ पर देखा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रणाली, धमनी और शिराओं के प्रवाह की दर में कमी हो जाती है। 60 वर्ष की आयु के आसपास प्रमस्तिष्क के रक्त प्रवाह में भी कमी आ जाती है। जो रक्त प्रवाह हो रहा है हमारे शरीर में उसके प्रवाह में धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज उपभोग में भी कमी आ जाती है। कोशिकाओं की संख्या और कोशिका सेल एडिंग में भी कमी आ जाती है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो आंतरिक परिवर्तन में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, किस प्रकार से कोशिका, मांसपेशियाँ, धमनियाँ, शिराएं, उन सब का जो काम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इंद्रिय क्षमताओं में परिवर्तन, जो तीसरा है वो इंद्रिय क्षमताओं में परिवर्तन है। बढ़ती उम्र के साथ साथ इंद्रिय क्षमताओं का क्रमिक ह्रास होता है। दृष्टि, बढ़ती उम्र दृष्टि संबंधी अनेक समस्याएं साथ में लाती हैं। आंखों के लेंस का लचीलापन निरंतर कम हो जाता है, पुतलियां छोटी हो जाती हैं और उनका आकार भी बिगड़ जाता है। इंद्रियों में सबसे पहले आती हैं आँख, पुतलियां छोटी हो जाती हैं, आकार बिगड़ जाता है, दिखना कम हो जाता है, लेंस जो है वो भी वीक हो जाते हैं और आंखों के लेंस का लचीलापन है वो कम हो जाता है। इसके बाद पलकें शिथिल, झुकी हुई हो जाती है, रंगों की पहचान कम होने लगती है, मोतियाबिंद और नज़र कमज़ोर होना वृद्धों में सामान्यतः पाया जाता है। नज़रें कम हो जाती हैं, पलकें शिथिल हो जाती हैं, ये सब आंखों से संबंधित रोग हैं जो कि वृद्धावस्था में पाए जाते हैं। श्रवण, सुनना, 20 वर्ष की आयु के आसपास व्यक्ति की सुनने की क्षमता सर्वाधिक होती है, उसके बाद इसमें कमी आने लगती है। कम होती श्रवण क्षमता पर अक्सर ध्यान नहीं जाता है। हालांकि सुनने की समस्या का समाधान हेयरिंग एड है। धीरे धीरे सुनना कम हो जाता है वृद्ध व्यक्तियों में। 20 साल तक तो एकदम चरम सीमा पर होता है, उसके बाद सुनने वाली जो क्षमता है वो कम होती चली जाती है। हालांकि हेयरिंग एड यूज़ करके हम सुन सकते हैं। अन्य इंद्रियां, स्वाद और सूंघने की इंद्रियां बढ़ती उम्र के साथ शिथिल पड़ जाती है। इसकी वजह से वृद्ध व्यक्ति की भूख और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं में क्या आ जाती है, कमी। धीरे धीरे स्वाद की जो इंद्रियां हैं और सूंघने की इंद्रियां हैं वो भी कम हो जाती है, इसलिए व्यक्ति की भूख भी कम हो जाती है, पोषक तत्व की आवश्यकता भी कम हो जाती है। हमारे 4 आधारभूत स्वाद है, मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। सामान्यतः इनकी संवेदनशीलता भी क्या हो जाती है, न्यून हो जाती है। स्पर्श जो संबंधी संवेदना है जन्म से लेकर 45 वर्ष की आयु तक बढ़ती है और तत्पश्चात तेजी से घटती है। जो स्पर्श वाली संवेदना है 45 साल तक तो बढ़ती है, इसके पश्चात घटने लगती है। प्रौढ़ावस्था और बढ़ती उम्र के दौरान होने वाली संज्ञानात्मक परिवर्तन। अब संज्ञानात्मक परिवर्तन देखते हैं वो क्या होते हैं। संज्ञान शब्द से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से सूचना एकत्रित करना, संग्रहित और उपयोग की जाती है। जो भी हम आसपास देखते हैं उसकी सूचना एकत्रित करना, उसको उपयोग में लाना और उसको संग्रहित करना, ये सब आता है। इस भाग में संज्ञान के 4 प्रमुख आयाम स्मरण शक्ति, ज्ञान अर्जन, एकाग्रता और बुद्धि की प्रौढ़ावस्था, ये हम शामिल करेंगे। 4 आयाम स्मरण शक्ति, ज्ञान अर्जन, एकाग्रता और बुद्धि की प्रौढ़ावस्था। सबसे पहले है स्मरण शक्ति। स्मरणशीलता से अभिप्राय सूचनाओं को बाद में प्रयोग के लिए संग्रहित करने और ऐसी सूचनाओं को पुनः प्रयुक्त करने की प्रक्रिया समझा जाता है। स्मरण मतलब याददाश्त, हमको कोई चीज़ दिखी तो हमने उसको संग्रहित कर लिया और उसको बाद में हम काम में ले सकते हैं, तो उसे हम स्मरण शक्ति कहते हैं।
वृद्धों की स्मरण शक्ति देखते हैं। बढ़ती उम्र के साथ स्मरण क्षमता पर अनेक कारणों से प्रभाव पड़ता है। हम जानते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है स्मरण क्षमता क्या होने लग जाती है, कम होने लगती है। स्मरण क्षमता के संबंध में धारणा। अपनी स्मरण क्षमता के प्रति वृद्ध व्यक्तियों की धारण और रुख का उनकी स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। वो जो भी याद रखते हैं, जो भी उन्होंने स्मरण किया है, उसकी जो धारणा है, रुख, उनका उसकी स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न अनुसंधानों द्वारा स्मरण क्षमता पर विश्वास, समझ, धारणा और ज्ञान के प्रभाव का पता चलता है। विभिन्न अनुसंधानों में बताया कि स्मरण जो क्षमता है उस पर जो उनकी विश्वास है, उनकी समझ है, उनकी क्या धारणा है और उनका क्या ज्ञान का प्रभाव है, इसका पता चलता है। जो वृद्ध व्यक्तियों को युवाओं की अपेक्षा स्मरण शक्ति से जुड़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। वृद्धों में एक सामान्य भाव पाया जाता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। वृद्ध व्यक्ति अक्सर बातें भूल जाने की शिकायत करते हैं। वृद्ध व्यक्ति कहते हैं ना कि हम लोग पता नहीं क्या, कुछ याद ही नहीं है, मैं तो भूल गया, याद ही नहीं रहा। तो अधिकतर वो अपने आप को बूढ़ा होने को में शामिल कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो भूल जाया करते हैं। स्मरण संबंधी नीतियों का प्रयोग। अच्छी स्मरण शक्ति के लिए नीतियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। स्मरण संबंधी नीतियों के सही प्रयोग में व्यक्ति अपनी स्मरण क्षमता बढ़ा सकता है। स्मरण संबंधी यदि नीति प्रयोग करता है तो व्यक्ति अपनी स्मरण क्षमता बढ़ा सकता है। वृद्ध व्यक्ति दोहराने या संबंध जोड़ने की नीति की अपेक्षा डायरियों, खरीदारी की सूची आदि का अधिक प्रयोग करते हैं। वृद्ध व्यक्ति क्या करें, कुछ भी चीज़ याद करने के बजाय क्या करें, उसको डायरी में नोट कर लें। तो डायरियों के द्वारा और जो भी खरीदारी की जो सूची है उसका प्रयोग करके वो स्मरण शक्ति बढ़ा सकते हैं। वृद्धों की जीवन शैलियाँ। वृद्ध व्यक्ति प्रतिदिन जिस प्रकार के कार्यकलाप करते हैं उनका भी स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। उनके द्वारा जो कार्यकलाप किए जा रहे हैं रोजाना उसका स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। जो वृद्ध व्यक्ति शतरंज या ताश खेलने जैसी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं वे स्मरण शक्ति और तर्क संगत कार्य क्षमता से जुड़े कुछ कार्य अन्य न खेलने वाले वृद्धों की अपेक्षा बेहतर ढंग से करते हैं। वो अपनी किस प्रकार से गतिविधि रखते हैं, वो अब किस प्रकार से क्रियाकलाप करते हैं। जो व्यक्ति शतरंज खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें क्या रहेंगी, बहुत याद रहेंगी, अर्थात उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। तो जो ना खेलने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे उनकी स्मरण शक्ति ज़्यादा होती है। सोने का निर्धारित समय, नियमित व्यायाम, दिन प्रतिदिन के कार्यों की एक नियमित समय सारणी के माध्यम से व्यक्ति की बौद्धिक क्रियाविधि बनाए रखने में सहायता मिलती है। सोने का जो निर्धारित समय रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्यों के एक नियमित समय सारणी के माध्यम से करते हैं तो उसके उनकी जो बौद्धिक क्रियाविधि है वो बनी रहती है। ज्ञान अर्जन में नए संबंधों का निर्माण सम्मिलित है, जिसका अर्थ है कि विश्व के संबंध में सामान्य नियमों और ज्ञान का अर्जन करना। जो भी आसपास के विश्व में चल रहा है या वातावरण में जो भी हो रहा है उस सबको क्या एक ज्ञान बना के अर्जित करना, वो ज्ञान अर्जन कहलाता है। नए संबंधों का निर्माण अर्थात नई नई चीज़ों को देखना और उसको अर्जित करना। उत्साहवर्धन की कमी, आत्मविश्वास की कमी, परीक्षा संबंधी चिंता, व्याग्रता आदि की वजह से ज्ञान अर्जन संबंधी विभिन्न कार्य वे कम बेहतर ढंग से प्रतिपादित करते हैं। जो वृद्धावस्था में व्यक्ति, उनको कोई उत्साह नहीं मिलता, वो कुछ ज्ञान अर्जन करते हैं, ना उनके पास आत्मविश्वास होता है, उनके पास कोई चिंता नहीं होती कि उनको एग्ज़ाम देनी होगी या व्यग्रता, इन सब वजह से उनमें जो ज्ञान अर्जन संबंधी जो विभिन्न कार्य हैं वो थोड़ा सा कम बेहतर ढंग से कर पाते हैं। एकाग्रता शब्द उस प्रक्रिया को संबोधित करता है जिस प्रकार हम किए जाने वाले कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको हम कितने ध्यान से कर रहे हैं, ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, उसे हम एकाग्रता कहते हैं। एकाग्रता फलक की दृष्टि से संभव है कि वृद्ध व्यक्तियों और युवाओं में ज़्यादा अंतर ना हो। एकाग्रता से मतलब है कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं और जो युवा व्यक्ति हैं उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, किंतु वृद्धों का ध्यान भंग किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के कारण आसानी से हो जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप होगा तो वृद्धों का ध्यान कैसा हो जाएगा, भंग हो जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से एकाग्रता में सुधार संभव है। प्रशिक्षित करके एकाग्रता में सुधार लाया जा सकता है। इसके बाद आता है बुद्धि। वृद्ध व्यक्ति प्रतिक्रिया करने में अधिक समय लगाते हैं। इस प्रकार बौद्धिक परीक्षणों में कम बेहतर प्रदर्शन का कारण धीमी प्रतिक्रिया है, न कि कमतर बौद्धिक क्षमता। जो वृद्ध व्यक्ति है वो किसी भी चीज़ को लेकर प्रतिक्रिया थोड़ा धीमी गति से करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी बौद्धिक क्षमता का स्तर क्या है, कम है। बौद्धिक क्षमता का स्तर तेज हो सकता है लेकिन उनकी प्रतिक्रिया कैसी है, धीमी हो सकती है। आयु के साथ सामान्य ज्ञान में कमी नहीं आती। वृद्धों में अक्सर जटिल निर्णय लेने की क्षमता में कमी और कार्य निष्पादन की धीमी गति देखी जाती है। आयु का बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये कह सकते हैं कि वो प्रतिक्रिया धीमी गति से करते हैं। जटिल निर्णय है वो जो है उसके बारे में निर्णय लेने में वो थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों में शायद ही कभी वाक चातुर्य, सामाजिक जागरूकता और अनुभव के प्रयोग संबंधी कोई कमी देखी गई। उनमें वाक चातुर्य, सामाजिक जागरूकता और अनुभव संबंधी कोई कमी नहीं देखी जाती है।
अब है वृद्ध अवस्था में समायोजन की समस्याएं। जो वृद्धावस्था है उसमें कौन कौन से समायोजन की समस्याएं आती हैं? वृद्ध व्यक्तियों की खराब छवि संबंधी समस्याएं, कि उनकी सबसे पहली समस्या है कि उनकी खराब छवि। सामान्यतः वृद्ध व्यक्ति स्वयं को उतना पसंद नहीं करे जितना कि युवा व्यक्ति करते हैं। वृद्ध पुरुषों में वृद्ध महिलाओं की तुलना में आत्मविश्वास की कमी ज़्यादा होती है। जो वृद्ध व्यक्ति है वो खुद को ही पसंद नहीं करता, जैसे युवा खुद को करता है। स्पेशली जो वृद्ध पुरुष है उसमें आत्मविश्वास की कमी महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि ये समझा जाता है कि पुरुषों का आत्मविश्वास उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों से जुड़ा होता है, जबकि महिलाएं अपनी पारिवारिक परिस्थितियों से ही आत्मसम्मान का भाव अर्जित कर लेती हैं। जो पुरुष है वो अपने व्यावसायिक प्रक्रमों में जुड़ा होता है, लेकिन 60 के वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाता है, तो उससे वो जुदा हो जाता है, तो इससे उसमें आत्मविश्वास में कमी आती है। लेकिन महिलाएं शुरू से ही घर के कामों में अपने आप को बिजी रखती हैं, तो उनको अपने आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं लगती है, आत्मसम्मान में कोई कमी नहीं लगती है। प्रसन्नता, अधिकांश वृद्ध पुरुष और महिलाएं कहती हैं कि उनके जीवन में रोमांच जैसे भावना के बराबर है और उनका जीवन बेहद नीरस है, जिसमें कुछ भी नया होने की संभावना नहीं है। जो प्रसन्नता है, जो अधिकांश महिलाएं हैं या पुरुष है, वृद्धावस्था में आकर कहने लगते हैं कि हमें तो कुछ नया ही नहीं है, हमारे जीवन में कुछ रोमांच ही नहीं है, तो उनका जीवन कैसा लगने लगता है? उनको नीरस लगने लगता है, उन्हें लगता है कि कुछ नया करने लायक ही नहीं है। तो इसीलिए प्रसन्नता के अभाव में वो कैसे हो जाते हैं? कुसमायोजित हो जाते हैं। आर्थिक समस्याएं, व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति के साथ समायोजन करना अक्सर कठिन हो जाता है। सेवानिवृत्ति के कारण एक नई जीवन शैली के साथ समायोजन करना होता है, जिसमें कम आय, कम गतिविधियां और ज़्यादा खाली समय होता है। वृद्धावस्था में आके व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है। सेवानिवृत्ति में ना तो काम होता है, जो उनकी आय है वो भी कम होती है, और जो सम्मान है वो भी उनको लगता है कि हमारा सम्मान भी कम हो गया है, क्योंकि अब वो काम पर नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से तो इससे आर्थिक समस्याएं होती है, कम गतिविधियाँ होती है, ज़्यादा खाली समय होता है। सेवानिवृत्ति के कारण पुरुषों में अत्यधिक तनाव पैदा हो जाता है। नौकरी में चले जाने पर आत्मसम्मान और आत्म मूल्य में क्या हो जाती है? कमी। नौकरी पर नहीं जाते तो उन्हें लगता है हमारे आत्मसम्मान में और आत्ममूल्य में क्या आ गई है? कमी। सेवानिवृत्त व्यक्तियों को आर्थिक समस्याओं, रोग और अकेलेपन के भाव के कारण सेवानिवृत्ति के साथ समायोजन करने में कठिनाई आती है। जो सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं उनको कई तरह की आर्थिक समस्याएं, जैसे रोग और अकेलेपन के भाव के कारण सेवानिवृत्ति के बाद उनको समायोजित करने में भी उनको क्या आती है? कठिनाई आती है। सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पास सामाजिक और अपनी अभिरुचि संबंधी गतिविधियों के लिए ज़्यादा समय होता है, बशर्ते उनके पास पर्याप्त आर्थिक साधन हो और उनका स्वास्थ्य भी इन कार्यों के अनुकूल है। जबकि देखा जाए तो सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति खुद पर अच्छे से ध्यान दे पाता है, समाज पर अच्छे से ध्यान दे पाता है, बस उनके पास पर्याप्त आर्थिक साधन हो और साथ में उनका स्वास्थ्य भी इन कार्यों के अनुकूल हो। मृत्यु, वैसे तो वृद्ध व्यक्तियों को मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन उन्हें करने की प्रक्रिया दर्द के साथ मृत्यु या अकेले मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वैसे तो वृद्ध व्यक्तियों को पता है कि हमें मरना है, उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन दर्द के साथ मरना या अकेले ही मर जाना, ये सब उनके डर का कारण होता है। मृत्यु से जुड़ी उनकी भावनाएं जीवन की विशिष्ट घटनाओं का परिणाम भी हो सकती हैं। बहुत सारी भावनाएं हैं उनकी, जो उनके जीवन में घटी हुई बहुत सारी घटनाएं उनसे जुड़ी हुई भी हो सकती है, जिसकी वजह से भी उन्हें डर लगता हो। अवसाद या डिप्रेशन, वृद्ध व्यक्तियों में अवसाद के दो प्रमुख लक्षण देखे जा सकते हैं। अवसाद उदासी, अपराध बोध, निराशा, असहाय भाव और संबंधित व्यवहार, हार मान लेना, भाव शून्यता। अवसाद, डिप्रेशन दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो अवसाद कई तरह के लक्षण, जैसे उदासी, अपराध, निराशा, असहाय भाव, या फिर उससे संबंधित व्यवहार कर लेना, जैसे हार मान लेना, भाव शून्यता, ये सब हो सकते हैं। अनेक वृद्ध अपने अवसाद को कथित समस्याओं के माध्यम से दर्शाते हैं। भूख कम लगना, नींद ना आना, जो डिप्रेशन है वो कई तरीके से दिखाई देता है, जैसे भूख ना लगना, नींद ना आना, ये सारी उनको समस्याएं उनको हो जाती हैं। जैविक कारणों, बायोकेमिकल गड़बड़ियाँ और सामाजिक सांस्कृतिक कारणों, वृद्ध व्यक्तियों की उपयोगिता के संबंध में सांस्कृतिक दृष्टिकोण, अकेलापन, सेवानिवृत्ति संस्थानों में भेज देना, दोनों ही कारणों से वृद्धों में अवसाद उत्पन्न हो जाते हैं। बायोकेमिकल गड़बड़ियाँ अर्थात जिसे जैविक कारण भी कह सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, जिसमें क्या क्या आते हैं? वृद्ध व्यक्तियों की उपयोगिता के संबंध में सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उन्हें लगता है कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे, या फिर वो अकेले रहते हैं, या फिर वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या फिर उनको अलग तरह के संस्थानों में भेज देते हैं, तो इससे वृद्धों में अवसाद उत्पन्न हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। अब इस समस्याओं का सामना करना, अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न नीतियाँ अपनाते हैं। कुछ प्रभावशाली नीतियाँ इस प्रकार है। किस प्रकार से इन समस्याओं का सामना किया जा सकता है? वृद्धों के व्यवहार में लचीलापन विकसित करना होगा, ताकि वे जीवन के दबावों और वृद्धावस्था की समस्याओं का सामना कर सके। उनके जो व्यवहार है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, ताकि जो भी समस्याएं हैं जीवन में उसका वो सामना कर सकें।
उन्हें यह समझना होगा कि उन्हें अपने जीवन का सामना करने के लिए नए तरीके तलाशने होंगे। उन्हें खुद को पता होना चाहिए कि हमें नए तरीकों के द्वारा ही हम इस जीवन से लड़ सकते हैं और समायोजित हो सकते हैं। वृद्ध व्यक्तियों को अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्र करने और समस्याएं सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अकेले में सबसे कटकर रहना चाहिए। उन्हें सबसे हिल-मिल कर अपनी समस्याओं को क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, ना कि दूसरों से बातें बंद करके अकेले में कट के रहना चाहिए। इससे तो वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता बढ़ाना, अपनी क्षमताओं और कमजोरियों के प्रति स्वस्थ सोच विकसित करना, सामना करने के प्रभावी कला कौशल को सीखना और उसका अभ्यास करना तथा वातावरण के प्रति सचेत रुख अपनाना, ये कुछ महत्वपूर्ण तरीके हैं जिनके द्वारा वृद्धावस्था में स्वस्थ समायोजन किया जा सकता है। आत्मविश्वास होना, आत्मनिर्भरता बढ़ाना, मतलब जो भी चीज़ है वो खुद पर निर्भर रखना, अपनी क्षमता और कमजोरी के प्रति स्वस्थ सोच विकसित करना कि हाँ मेरी कमजोरी है, उसके लिए उनको एक सोच विकसित करना। इसके अलावा सामना करने के प्रभावी कला कौशल को सीखना कि एक कला कौशल होना चाहिए उस कमजोरी के प्रति, उसका अभ्यास करना, वातावरण के प्रति सचेत रुख रखना, ये तरीके हैं जिससे वृद्धावस्था में स्वस्थ समायोजन किया जा सकता है। जो जीवन की समस्याओं से जूझने का एक अन्य तरीका है सामाजिक दायरा बढ़ाना। एक सामाजिक दायरा बढ़ा सकते हैं, अर्थात सामाजिक रूप से क्या हो सकते हैं, व्यस्त हो सकते हैं, विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने में, जैसे क्लबों और विशिष्ट संगठनों से जुड़ना, ताकि अनौपचारिक सामाजिक संपर्क कायम हो। और ये सभी वृद्धों के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। बहुत सारे क्लब होते हैं, संगठन होते हैं जिनमें उनकी एज के लोग होते हैं, उनके साथ जुड़ना ताकि वो बहुत अच्छे से अपना समय व्यतीत कर सकें और फालतू की बातें उनके दिमाग में ना आए और वो अपने जो सेहत है उसके प्रति भी क्या हो सकें, संतुष्ट हो सकें। तो इस प्रकार से ये सब भी उनके वृद्धों के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। अपने नाती पोतों के साथ घुलने मिलने से अनेक वृद्ध व्यक्तियों की व्यक्तिगत तथा भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अपने घर में जो भी छोटे बच्चे होते हैं, नाती पोते, उनके साथ घुलने मिलने, उनके साथ खेलने से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। दादा दादी महत्वपूर्ण आदर्श व्यक्तियों की भूमिका निभा सकते हैं। वो एक आदर्श बनकर बच्चों के साथ रह सकते हैं और उनकी भूमिका निभा सकते हैं। वृद्धों के लिए मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप। वृद्धों की जो वृद्धावस्था होती है जिसमें नीरसता मानी जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपने आप को एक तरह से अकेला महसूस करते हैं, तो इन सब के लिए मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है। मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के व्यवहार को समझना कि व्यक्ति क्या व्यवहार कर रहा है, उसको समझने के लिए दुश्चिंता या अवसाद से छुटकारा दिलाना। व्यक्ति को जो चिंता हो रही है, अवसाद हो रही है, उसे छुटकारा दिलाने के लिए वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करना। जो व्यक्ति की वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको स्वीकार करने के लिए स्वयं की देखभाल के गुण बढ़ाना। जो स्वयं की देखभाल है उसके गुण बढ़ाने के लिए चुस्त जीवन शैली को बढ़ावा देना। जो चुस्त जीवन शैली है, जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो अधिकतर कैसे हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली को कैसे करना, चुस्त करना, उसको बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भरता विकसित करना। जो वृद्ध व्यक्ति है उसमें आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए व्यक्ति की कमजोरियों और समस्याओं को स्वीकार करना और अंतर्वैयक्तिक संबंध सुधारना, इन सब के लिए मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत से मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जिनकी आवश्यकता वृद्ध व्यक्तियों के लिए होती है और वे उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जो कि वृद्धावस्था के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं? वृद्ध व्यक्तियों की व्यक्तिगत या सामाजिक समस्याएं हल करने के लिए उन्हें पेशेवरों या परिवार मित्रों पड़ोसियों से सहायता मिल सकती है। उनकी अनेक समस्याएं तो संयुक्त परिवार के सदस्यों द्वारा ही सुलझ सकती है। जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाने के लिए मित्र, पड़ोसी, सहयोगी या फिर कोई हम ये कह सकते हैं पेशेवर लोग हैं, उनकी हम सलाह ले सकते हैं और उसके द्वारा उनकी जो समस्या है वो सुलझ सकती है। संयुक्त परिवार में रहकर तो उनकी जो भी समस्याएं हैं वो तो आसानी से ही सुलझाई जा सकती है। मनोवैज्ञानिकों के साथ काउंसलिंग के द्वारा व्यक्ति जीवन के तनावपूर्ण अवसरों यथा सेवानिवृत्ति, जीवन साथी की मृत्यु और आर्थिक असुरक्षा के लिए खुद को तैयार कर सकता है। मनोवैज्ञानिकों के साथ उनकी काउंसलिंग करवाई जाए तो वो अपने जो भी तनावपूर्ण अवसर है, जैसे सेवानिवृत्ति है, जीवन साथी की मृत्यु हो गई है या कोई आर्थिक असुरक्षा है, तो उसके लिए भी वो खुद को तैयार कर सकता है। अगला है संज्ञानात्मक व्यवहार संबंधी सहायता। वृद्ध व्यक्तियों को दूसरों से स्वयं के विषय में वास्तविक प्रतिपुष्टि कम मिलती है, जिसके कारण सोच संबंधी विकार जन्म ले लेते हैं। जो वृद्ध व्यक्ति है उनको जो स्वयं के विषय में कोई प्रतिपुष्टि नहीं मिल पाती है, बहुत कम मिल पाती है, जिसके वजह से उनमें सोच के संबंधी विकार जन्म ले लेता है। स्वयं को वो असहाय समझने का भाव डर, गुस्सा, झुंझलाहट और अवसाद पैदा करता है। वो असहाय समझते हैं जिससे उनमें डर रहता है, झुंझलाहट रहती है और अवसाद पैदा होता है।
संज्ञान चिकित्सा के द्वारा तर्कहीन विचारों के स्थान पर तर्कपूर्ण विचारों को स्थापित करना संभव है। संज्ञान जो चिकित्सा है उसके द्वारा तर्कहीन विचारों के स्थान पर तर्कपूर्ण विचारों को स्थापित करना होगा। संज्ञान व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों से वृद्धों में अवसाद, दुश्चिंता, याददाश्त की कमी व प्रतिक्रिया देने की गति जैसी समस्याओं को हल करने में काफ़ी मदद मिलती है। जो संज्ञान व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप है उससे वृद्धों में अवसाद की, दुश्चिंता की, याददाश्त की कमी और प्रतिक्रिया देने की जो गति है उसकी समस्याओं को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। जो संज्ञान व्यवहार संबंधी जो हस्तक्षेप किए जाते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से उसमें। इसके बाद व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप। व्यवहारिक हस्तक्षेप सकारात्मक और नकारात्मक प्रोत्साहनों पर आधारित होते हैं कि वृद्धों को सकारात्मक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं कि नकारात्मक। उदाहरण के लिए वृद्धों को अपेक्षित स्वयं की देखभाल करने के व्यवहार के सकारात्मक प्रोत्साहन जैसे मौखिक या वस्तु रूप में पुरस्कार दिया जाए, जबकि अपेक्षित उग्र व्यवहार के लिए नकारात्मक प्रोत्साहन पुरस्कार से वंचित करना दिया जाए। जब वो अच्छा व्यवहार करते हैं तो उन्हें सकारात्मक प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे कि उन्होंने खुद का देखभाल खुद की है तो उन्हें मौखिक रूप से या किसी वस्तु के रूप से उनको सकारात्मक प्रोत्साहन दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने उग्र व्यवहार किया है तो उन्हें नकारात्मक प्रोत्साहन अर्थात उन्हें पुरस्कार से वंचित कर दिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। परिवार चिकित्सा। परिवार चिकित्सा जीवन की विभिन्न समस्याओं यथा सेवानिवृत्ति, दादी दादा बनना, वयस्कों और वृद्धों के मध्य पारिवारिक झगड़े, वृद्धों की बीमारियों में देखभाल और वृद्धों को संस्थान भेजन संबंधी पारिवारिक निर्णय समायोजन में सहायता करती है। परिवार है वो भी चिकित्सा कर सकता है, परिवार भी उनको समायोजित कर सकता है। परिवार चिकित्सा जीवन की बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे सेवानिवृत्ति व्यक्ति हो जाता है, दादी दादा बन जाता है, या वयस्कों और वृद्धों के मध्य कैसे होते हैं, झगड़े होते हैं, वृद्धों की बीमारियों में देखभाल है, या वृद्धों को संस्थान भेज देते हैं। तो इस प्रकार के जो निर्णय होते हैं वो सब समायोजन में सहायता करते हैं। इसके बाद है सामाजिक हस्तक्षेप। व्यक्ति को बदलने के साथ हमें उसके आसपास के माहौल को भी बदलने की आवश्यकता है। व्यक्ति को तो बदले ही बदले, साथ में उसके आसपास का वातावरण भी बदलने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के पारिवारिक माहौल, दैनिक क्रियाकलापों, आस पड़ोस और समुदाय पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है, पड़ोस में कौन है, वो किससे बातें करता है, आसपास के लोग क्या हैं, माहौल कैसा है, दैनिक क्रियाकलाप कैसा है, समुदाय कैसा है, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। सामाजिक हस्तक्षेप के द्वारा वृद्धों के प्रति व्यक्तियों की सोच में अंतर लाया जा सकता है। हम सामाजिक हस्तक्षेप करके भी जो वृद्ध हैं उनकी सोच में अंतर ला सकते हैं, और समुदाय, परिवार तथा मित्रों पर उनके भरोसे को बढ़ाया जा सकता है। और उनका जो भरोसा है वो समुदाय है, परिवार है और मित्रों पर उनका भरोसा बढ़ाया जा सकता है। तो बच्चों, इस लेसन में हमने प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बारे में डिटेल में जाना है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।